हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस पर। तो आज की क्लास हमारी है हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। हमेशा की तरफ फिर से आपके लिए आज हिंदी साहित्य और कुछ सामान्य हिंदी के क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि आपकी तैयारी बेहतर बनाने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर डेली नई वीडियोज़ मिलती हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है कि चौपाई के संबंध में सही कथन है। इनमें से कौन सा कथन है जो कि चौपाई के संबंध में सही है, वह बताना है। पहला है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 पर यति होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये ऑप्शन डी है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं होती हैं। तो राइट आंसर बताना है, जो कि इसके लिए सही होगा वह आंसर बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की रचना कीर्तिलता विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है। जो विद्यापति की रचना कीर्तिलता है, इसकी भाषा कौन सी है बताना है। कि विद्यापति की रचनाएं गोरक्ष विजय है, कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है। तो ये रचनाएं इनकी हैं। कीर्तिलता की जैसी एक रचना है कीर्ति पताका। अब बताना है आपको इनकी भाषा कौन सी है। भाषा के बारे में बताना है कि किस भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, अवहट्ट। जो इसकी भाषा है कीर्तिलता की, वह है अवहट्ट भाषा। कीर्तिलता विद्यापति की रचना कीर्तिलता, इसकी भाषा है अवहट्ट। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बताना है जो सभा है काशी नागरी प्रचारिणी सभा, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन है 1885 में, 1869 में, 1890 में, 1893 में। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है 1893 में। 1893 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं, यह पंक्ति तुलसीदास कृत रामचरितमानस के किस खंड से ली गई है। पहला तो है कि अगर ये केवल पंक्ति आती है किसकी है, तो यह किसकी रचना है, तुलसीदास की। क्योंकि कितनी बार केवल पूछा जाता है कि किसकी रचना है और कितनी बार ग्रंथ का नाम पूछा जाता है। तो रचना है जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं, यह रचना है, यह पंक्ति है तुलसीदास की। और अब तुलसीदास की कौन सी रचना है, रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस के किस खंड से ली गई है, यह पूछा गया है। ऑप्शन है सुंदरकांड से, किष्किंधा कांड से, बाल कांड से, या फिर लंका कांड से। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाल कांड से। तो जो ये पंक्ति है यह ली गई है ऑप्शन सी, बाल कांड से। जे बिनु काज दाहिनेऊ बाएं, यह पंक्ति तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद के कुल प्रकाशित भाग हैं। जो मिश्र बंधु विनोद रचना है, मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य के इतिहास पर लिखी गई रचना है, मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें कुल कितने भाग प्रकाशित हुए हैं बताना है। ऑप्शन में है 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है 4। मिश्र बंधु विनोद में कुल कितने भाग प्रकाशित हुए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 4 भाग मिश्र बंधु विनोद में प्रकाशित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू गद्य पुस्तकें किस वर्ष में तैयार कराई गई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू गद्य पुस्तकें, हिंदी और उर्दू की गद्य पुस्तकें किस वर्ष तैयार करवाई गई थी। 1801 में, 1802 में, 1803 में, 1804 में। तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी और इसमें पुस्तकें बतानी है कि किस वर्ष में तैयार की गई थी पुस्तक। तो इस फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू गद्य पुस्तकें किस वर्ष प्रकाशित की गई थी, यह बताना है। 1800 ईस्वी में इसका फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी और इसमें लल्लू लाल और सदल मिश्र, इसमें क्या थे, लल्लू लाल, एक थे लल्लू लाल और दूसरे थे सदल मिश्र, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत भी थे। ठीक है, इन्होंने कार्य भी किया था फोर्ट विलियम कॉलेज में।
लल्लूलाल और सदल मिश्र ने, जो कि प्रसिद्ध हिंदी गद्य लेखक थे। अभी आपको बताना है कि ये पुस्तकें किस वर्ष में तैयार कराई गई थी। इसके लिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1803 ईस्वी में जो हिंदी और उर्दू की गद्य पुस्तकें थी यह तैयार कराई गई थी। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में नैतिक निर्णय के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। तो किशोरावस्था जब होती है एडोलसेंस में, तो नैतिक निर्णय जब होते हैं, जो नैतिक निर्णय होते हैं उनके बारे में कौन सा कथन जो है इसमें सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। जो सही नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर है कि नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक तनाव दबाव पैदा करते हैं। तो उस समय क्या होता है, जो मनोविज्ञान जो किशोरावस्था है इसे तनाव और दबाव की अवस्था भी कहा गया है, ठीक है, तूफान की अवस्था भी कहा गया है। तो अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इस समय क्या होता है कि जो सत्य नहीं है उसके लिए क्या है कि नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक तनाव दबाव पैदा करते हैं। यह गलत है, क्योंकि उस समय इनके जो निर्णय होते हैं नैतिक निर्णय, ये मतलब नैतिक मूल्यों में बहुत कमी आ जाती है। तो इसलिए जो सत्य नहीं है वह आपका ऑप्शन बी है। इसके अतिरिक्त नैतिक निर्णय कम स्वकेंद्रित होते हैं और नैतिक निर्णय अधिक संज्ञानात्मक होते जाते हैं, नैतिक निर्णय ज़्यादा अमूर्त होते जाते हैं। तो ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। श्री संप्रदाय के आचार्य कौन हैं इनमें से? तो राइट आंसर बताना है माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य या रामानुजाचार्य। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं वह हैं ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार बीसल देव रासो का रचना का समय है। देखिए अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग रचना का समय दिया गया है अलग अलग ग्रंथों का। अभी आपको बताना है कि मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जो बीसल देव रासो ग्रंथ है इसका रचना काल क्या बताया गया है। 14वीं शताब्दी माना गया है, 15वीं शताब्दी माना गया है, 16वीं शताब्दी माना गया है या फिर स्पष्ट नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। मोतीलाल मेनारिया ने जो बीसल देव रासो ग्रंथ है इसका रचनाकाल 16वीं शताब्दी माना है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चाहियत युगल किशोर लखी लोचन युगल अनेक, युगल किशोर का देखने के लिए अनेक नेत्र युगल क्यों चाहिए। तो इसके लिए क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें युगल किशोर बहुत दूर स्थित है ऐसा कुछ दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड के समान है। यह वाक्य किस आलोचक और सिद्धांतकार का है। आपको बताना है किस आलोचक के द्वारा यह कथन कहा गया है। देखिए पहले से जो कथन थे उत्तराखंड के टीजीटी पीजीटी में बहुत कम पूछे जाते थे कथन, लेकिन पिछले बार से जो एग्ज़ाम में है कथन, बहुत सारे क्वेश्चन कथनों से आए थे और मतलब कि केवल अभिव्यक्ति क्षमता के अतिरिक्त क्वेश्चन इस प्रकार के आए थे जो कि पॉइंट टू पॉइंट लेसन पर रिलेटेड थे। मतलब कि जैसे कि इस लेखक के द्वारा कितने कौन सी चीज़ें कितनी मांगी गई है या कौन सा कथन किसके द्वारा कहा गया है, इस टाइप की चीज़ें बहुत पूछी गई हैं, ठीक है। और कथन भी कम से कम 5-6 क्वेश्चन शायद इसी प्रकार के आए थे जिसमें पूछा गया था कि यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, इस टाइप से। तो अब आपको ये बताना है इसमें कि मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड के समान है। यह वाक्य किस आलोचक का है, किस आलोचक ने यह कथन कहा है, यह आपको बताना है। ऑप्शन में है कार्ल जुंग ने कहा है, सिगमंड फ्राइड ने, हेलाक एलिस ने या फिर सोरेन कीकंगार्ड ने। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर है। सिगमंड फ्राइड का यह कथन है कि मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के विशाल खंड के समान है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आर्य समाज की स्थापना का वर्ष बताना है, किस वर्ष हुई। 1865 में, 1875 में, 1885 में, 1895 में। राइट आंसर ऑप्शन, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। 1875 में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है,
अंबिका दत्त व्यास की काव्य रचना है, इनमें से कौन सी काव्य रचना है अंबिका दत्त व्यास की? पहला ऑप्शन है पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, या फिर ये सभी। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। ये सारी रचनाएं अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, कविता को मन के भावावेग का आसान तरीका किसने बताया? कविता को मन के भावावेग का आसान तरीका किसने बताया? ऑप्शन में है श्याम सुंदर दास ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, गुलाब राय ने, या फिर माधव मिश्र ने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता को मन के भावावेग का आसान तरीका बताया है। अगला क्वेश्चन है, काशी में बाबू श्याम सुंदर दास ने किस भाषा सभा की स्थापना की? बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा काशी में किस सभा की स्थापना की गई? काशी में किस सभा की स्थापना की गई? ऑप्शन में है ब्राह्मण सभा, नागरी प्रचारिणी सभा, धर्म सभा, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी है, नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना काशी में बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आलोचना ग्रंथ नहीं है? निम्न में से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आचार्य का आलोचना ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन में है नाट्यशास्त्र, हिंदी नवरत्न, रसज्ञ रंजन, काव्य मंजूषा। और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न जो है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, ठीक है। यह किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी नवरत्न शुक्ल जी से संबंधित है। तो इसके अतिरिक्त नाट्यशास्त्र, रसज्ञ रंजन, काव्य मंजूषा ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ही रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका जो ऑप्शन गलत आया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, लोग हैं लागे कवित्त बनावत, लोग हैं लागे कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, यह पंक्ति किस कवि की है? लोग हैं लागे कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, यह पंक्ति किस कवि की है? आलम की, बोधा की, घनानंद की, या ठाकुर की? तो राइट आंसर ऑप्शन इसके लिए सी है, घनानंद। ऑप्शन सी राइट आंसर है, घनानंद का यह कथन है, लोग हैं लागे कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। अगला क्वेश्चन है, रस के निर्वैयक्तिक होने का अर्थ है, रस के निर्वैयक्तिक होने का अर्थ है वह व्यक्ति के से संबंध नहीं रखता, वह केवल विभाव से संबंध रखता है, वह व्यक्ति की संकीर्ण सीमाओं के परे होता है, वह स्थायी भाव से संबंधित होता है। तो निर्वैयक्तिक होने का अर्थ क्या है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, वह व्यक्ति की संकीर्ण सीमाओं से परे होता है। निर्वैयक्तिक का अर्थ है कि वह व्यक्ति की संकीर्ण सीमाओं से परे होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथात्मक मानी है उनमें से नहीं है। शुक्ल जी ने कौन से ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की प्रवृत्ति जो है वो वीरगाथात्मक मानी है, बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन हमीर रासो है, विशलदेव रासो है, परमार रासो है, राउल वेल है। तो कौन नहीं है इसमें सम्मिलित नहीं है वह बताना है। नहीं जो है उसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, राउल वेल इसमें नहीं है। इसके अतिरिक्त सारी रचनाएं उनके आधार पर इन्होंने वीरगाथात्मक माना है, तो राइट आंसर बताना है। और राइट आंसर जो नहीं है, नहीं में बताना है, तो राउल वेल नहीं है। इसके अतिरिक्त हमीर रासो को भी माना है इन्होंने, विशलदेव रासो, परमार रासो को भी माना है। आदिकाल की 12 रचनाएं हैं कुल, जिनके आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है, जिनकी प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। तो इसके साथ ये क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी बेहतर बनाने में आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प होगी। धन्यवाद।